In this class, we are going to see about the super keyword which is used in the inheritance. As in this video series, this is the part 4 of the topic, that is the inheritance in the Java. So in the previous class, we have studied that the object of a superclass can always refer to the object of the subclass. Like the super keyword, like this, the object of superclass can always refer to the object of the subclass, and we have also seen the types of the inheritances. Now in this class we will study the super keyword. The major function of the super keyword is number 1, to call the variables of the superclass, to call the methods of the superclass, or to call the constructors which are there in the superclass. It means from the subclass or within the subclass, if we use the super keyword, so from within the subclass we are able to call the methods of the superclass with the help of the super keyword, or we can say the super is the object of the superclass. Like we have also studied the this keyword, where we have studied that the this is the reference to the current class. दिस हमेशा करंट क्लास का रेफरेंस होता है. इसी तरह से ये सुपर किसका रेफरेंस है? ये सुपर आपका सुपर क्लास का रेफरेंस है. या हम कहें कि हर सब क्लास को सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सुपर. तो उस ऑब्जेक्ट को हम यूज करके सुपर क्लास के वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं, सुपर क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को भी हम कॉल कर सकते हैं. अब इनकी ज़रूरत क्या है और इनको कैसे हम यूज़ करें और कहाँ पर यूज़ करें. अब ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सिंपल हमने क्लास बना ली ए. उसके अंदर एक ये वेरिफिकेशन मेथड है. वेरिफिकेशन मेथड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ज़्यादा सही रहेगा. ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे एक मेथड है ऑथेंटिकेशन. जैसे भी हम किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर रहे हैं ना, सपोज ये मेथड क्या कर रहा है, हमारे को यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहा है. जैसे अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं ना, तो ये 3 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर रहा है. जैसे पहले स्टेप में अज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र नेम को ऑथेंटिकेट कर रहा है, सही है नहीं. दूसरे में पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर रहा है. तीसरे में कोई आपका कोड है या फिर अप्लाइड या फिर आपके मोबाइल पे OTP भेजा, उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है. तो इसके पास 3 स्टेप का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है. और ये कैल्क तो हमने एक सिंपल डेमो के लिए इस सुपर क्लास के अंदर मेथड को बना दिया. अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लास b बनाते हैं, b.java. हमने एक क्लास बनाई b.java. अब हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड. किसके साथ? क्लास a के साथ. मतलब अब क्लास a ये कौन सी होगी? सुपर क्लास होगी. किस क्लास की सुपर क्लास होगी? ये क्लास b की सुपर क्लास होगी. अब क्लास b को क्या चाहिए? क्लास b को ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी चाहिए. तो जब क्लास b को ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगी, इस मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर देगी, या मेथड इसके पास अवेलेबल होगा, सॉरी, अपने आप ही इनहेरिट हो जाएगा. लेकिन हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो इसका मतलब है हम मेथड को अपना कुछ नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तभी हम उस मेथड को ओवरराइड करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमने दूसरी सेंस में ओवरराइड किया है. हमने किस सेंस में ओवरराइड किया है? हमने कहा कि जो सुपर क्लास का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, वो आपको 3 स्टेप का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे को यहाँ पर 6 स्टेप का ऑथेंटिकेशन चाहिए. जैसे अब पहले 3 स्टेप तो यहाँ कवर हो गए. हम कहते हैं कि इसके आगे हमारा स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 भी ऐड हो जाए. सपोज आपका कोई सर्वर रूम है, सर्वर रूम के लॉगिन है, तो आपका वो फिंगर स्कैन कर रहा है, आपका रेटिना स्कैन कर रहा है, आपका आई कार्ड स्कैन कर रहा है. मतलब बेसिक तो यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब स्कैन कर लिया. उसके बाद हम चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन में ये सारे के सारे और स्कैन हो. मतलब अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस में क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी. हम इस कोड को कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, हमारा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमने कोड को तो रीयूज ही नहीं किया, हमने तो कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया. तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो सुपर क्लास का जो ऑथेंटिकेशन है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेथड तो यहाँ पर आ गया इनहेरिट होकर के, लेकिन हमने इसको क्या किया, ओवरराइड कर दिया इस क्लास के अंदर. तो हम ये चाहते हैं कि इस स्टेप नंबर 4, 5, 6 से पहले ये वाले स्टेप्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर
हम ऑथेंटिकेशन मेथड को कॉल कर लेंगे। हमने ऑथेंटिकेशन मेथड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो गई। एम्बिग्यूटी मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि ऑथेंटिकेशन मेथड अपना खुद का जिसके अंदर लिखा हुआ है इसको ही कॉल कर रहा है, ये क्या हो गया, रिकर्शन हो गया। अब देखो ये रिकर्शन कैसे हो गया। हम यहाँ पर एक मेन मेथड बनाते हैं और मेन मेथड के अंदर हम क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओ बी इज इक्वल टू, हमने कहा यहाँ पर न्यू बी, और हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ओ बी के थ्रू हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन मेथड को कॉल कर लिया। अब देखो होगा क्या, अभी हमने ऑथेंटिकेशन कॉल किया, अब इस ऑथेंटिकेशन पे कंट्रोल आया, अब यहाँ पर दोबारा ऑथेंटिकेशन कॉल हो गया। तो इसने सोचा कि मेरा खुद का ऑथेंटिकेशन है, तो इसने फिर इसको कॉल कर लिया। पहली लाइन के अंदर फिर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कंट्रोल कभी यहाँ पर जाएगा ही नहीं। हमारा एक तरह से इनफाइनाइट लूप के अंदर हमारा प्रोग्राम चला जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, रिकर्शन। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें ना, तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, इस इनफाइनाइट लूप को ट्रैक करके और हमारे प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है। एक बार है ना हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, आप भी इसको देखिए, ये देखिए ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला गया और बाद में क्या करेगा, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर देगा। देखो इसने यहाँ पर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर दिया। हम कर देते हैं यहाँ पर क्लियर। तो हम कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सुपर क्या है, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है हमारा, किसके पास, सब क्लास के पास। हर सब क्लास के पास सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसको वो यूज़ करता है सुपर क्लास के मेथड्स को कॉल करने में। अभी हम केवल मेथड्स की बात कर रहे हैं, हालांकि हम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको और कंस्ट्रक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी केवल मेथड्स के केस की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम ऑथेंटिकेशन मेथड को ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, कंट्रोल आपका प्रोग्राम का यहाँ जाएगा, तो पहले क्या करेगा, ये सुपर क्लास का ऑथेंटिकेशन कॉल कर लेगा। तो सुपर क्लास का ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, इन 3 स्टेप का वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। फिर आपका क्या होगा, 6 स्टेप्स का आपका वेरिफिकेशन होगा या फिर ऑथेंटिकेशन होगा। एक तरह से हमने अपने इस ऑथेंटिकेशन फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ ऐड ऑन कर दिया। एनहेंस करने के लिए तो हम क्या करते हैं, ओवरराइड करके नई डेफिनेशन दे देते हैं। सपोज आपका कोई सर्चिंग का फंक्शन है, आपने सर्चिंग के फंक्शन को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम से, जो कि थोड़ी स्लो होती है। आपने आगे जा करके उस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया दूसरी क्लास में, आपने कहा नहीं मैं तो मर्ज सॉर्ट से सॉर्टिंग करूँगा, तो आपने ओवरराइड करके मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम दे दी, जो कि थोड़ी फास्ट होती है। तो आपने क्या किया, अपने फंक्शन को एनहेंस कर लिया, मतलब आपने उस फंक्शन को ओवरराइड करके उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को और क्या किया कि 3 स्टेप का वेरिफिकेशन यहाँ से मिलेगा और 3 स्टेप का वेरिफिकेशन यहाँ से मिलेगा, तो हमारे को टोटल 6 स्टेप का वेरिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले सुपर क्लास के यहाँ पर मेथड को कॉल कर लिया। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे को अब टोटल 6 मेथड्स का वेरिफिकेशन यहाँ पर मिल गया। तो आपको उसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर किया कि सुपर क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए, और सुपर क्लास के मेथड्स को कॉल करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक तो हमने यहाँ बता दिया कि इसलिए आपकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑथेंटिकेशन तो सुपर से हम ऑथेंटिकेशन को ही कॉल कर सकते हैं, हम यहाँ पर कैल फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ का वैसे इसका कोई लॉजिक तो नहीं है यहाँ पर कॉल करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कॉल करके देख लेते हैं डॉट कैल, तो ये भी इसके अंदर से कॉल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन कर देते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए स्टेप 1 स्टेप 6, और यहाँ पर क्या हो गया, ये कैल कॉल्ड आ गया। ठीक है, तो आपका ये जो सुपर कीवर्ड है, इट इज़ यूज टू कॉल द सुपर क्लास फंक्शंस, और एक तरह से एम्बिग्यूटी को भी रिमूव करता है। एम्बिग्यूटी मतलब ऑथेंटिकेशन फंक्शन कौन सा कॉल करना है, अपनी क्लास का कॉल करना है या सुपर क्लास का, तो हमने सुपर लिख करके बता दिया, नहीं आपको इस सुपर क्लास का यहाँ पर कॉल करना है। अच्छा, अब इसको हम वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर हमने कोई इंटीजर x यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया और हमने उसकी को इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 100 से। अब ये सुपर क्लास का वेरिएबल है, ये इनहेरिट होकर के क्लास b के अंदर तो आ ही गया, क्लास b के अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉइड इसको प्रूव करने के लिए वॉइड और हम ये शो मेथड कॉल कर लेते हैं। शो मेथड हमने कॉल किया, हमने कहा एस आउट, और एस आउट के अंदर हमने कहा कि भाई x इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस लगा करके हमने x की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, और हम यहाँ पर x को यहाँ पर ob डॉट शो मेथड को कॉल कर लेते हैं।
शो मेथड को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, सिंपल, हमने यहाँ पर शो मेथड को कॉल कर दिया। अभी हम इस लाइन को कमेंट कर सकते थे क्योंकि हमने इसका आउटपुट देख लिया, हमने मेथड कॉल देख लिया विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। अब हम देख रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर 100 यहाँ पर प्रिंट हो गया, जो कि सुपर क्लास का था वेरिएबल, और वेरिएबल इनहेरिट किसमें होकर आ गया, यहाँ पर इस क्लास के अंदर आ गया इनहेरिट हो गए। तो आपका जो सब क्लास है, सब क्लास का कोई भी मेथड अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ कर ही सकता है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर उसने x को डायरेक्टली यूज़ किया क्योंकि जो इनहेरिट होकर के आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इंटीजर x इज इक्वल टू 200, मतलब सब क्लास ने भी अपना उसी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये देखिए, जब है ना हम कहते हैं कि मेथड इनहेरिट होकर के सब क्लास के अंदर आ जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर मैंने भी यूज़ किया कि वेरिएबल इनहेरिट होकर के आ गया, लेकिन बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल्स की शेडो आती है, इनहेरिट नहीं होते, वो शेडो आती है। तो हमने क्या किया, अपनी क्लास के जो शेडो आई थी ना, हमने उसको वैल्यू साइन कर दी यहाँ पर 200। अब हमारा सिस्टम देखेगा कि यहाँ पर x, कौन सा x, तो यहाँ पर वो अपनी क्लास का x ही कॉल कर लेगा, अपनी क्लास का x ही कॉल कर लेगा, क्योंकि वो करंट, देखो जो भी आपका सब क्लास है, क्लास B है, क्लास B का ऑब्जेक्ट पहले चीज़ों को अपनी क्लास के अंदर सर्च करता है, अगर अपनी क्लास के अंदर नहीं मिली तो सुपर क्लास के पास जाता है। अब वो यहाँ पर पहले x को सर्च करेगा, उसे x यहाँ मिल जाएगा, तो वो सुपर क्लास के पास जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 200 प्रिंट करा देगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसने यहाँ पर अब 200 प्रिंट करा दिया, 200 प्रिंट करा दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे को तो यहाँ पर सुपर क्लास की वैल्यू ही प्रिंट करानी है, हमारे को अपने वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट नहीं करानी, या फिर चलो दोनों वैल्यू प्रिंट करानी है। हम चाहते हैं कि एक बार सुपर क्लास के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो और एक बार यहाँ पर सब क्लास के। तो यहाँ पर तो सब क्लास के वेरिएबल की क्लास बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, अब हम ए क्लास की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएं, हम कहेंगे तो आप यहाँ पर सुपर कीवर्ड स्पेसिफाई कर दो। कौन सा कीवर्ड स्पेसिफाई कर दो, सुपर डॉट एक्स। हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, और क्लियर करके आप देखिए यहाँ पर अब हमने एम्बिग्यूटी को रिमूव कर दिया, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम x था, तो यहाँ पर सुपर नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी क्लास के अंदर देगा, अपनी क्लास के अंदर उसे x मिल गया। अब हम उसको इम्प्लिसिटली बता रहे हैं, एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं, ज़बरदस्ती हम उसको बता रहे हैं, नहीं सुपर क्लास का x कॉल करो, सुपर क्लास का। अब वो सुपर क्लास का x यहाँ पर कॉल करेगा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं यहाँ पर एक बार सुपर, आउटपुट के अंदर सुपर x इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर हम लगा देते हैं सब x इज इक्वल टू दिस। तो सब का x की वैल्यू क्या है 200 और सुपर के x की वैल्यू क्या है 100। तब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग करेगा कि सब के x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200 और सुपर के x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100। तो सुपर के x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 100 है, जो आपका यहाँ पर ये 100 प्रिंट हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल के साथ हमने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि सुपर को हम यूज़ कब करते हैं और कब इसकी हमारे को ज़रूरत पड़ती है और कब आपको इसको यूज़ करना चाहिए, किसको, आपके सुपर कीवर्ड को। अच्छा, अब जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, हमने ये तो डिस्कस कर लिया, सुपर के अंदर सुपर हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, सुपर हम मेथड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और सुपर हम कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ करने के लिए मैं आपको है ना थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक तरह से बहुत ही मजबूत पिलर है। लेकिन आपको है ना इस टॉपिक से ही रिलेटेड मैं पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ इसी वीडियो में। ये तो मैं आपको कवर करूँगा अगले वीडियो में कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम सुपर कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन एक बेसिक आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से और किस सीक्वेंस के अंदर फायर होते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले एक क्लास बना दी C.Java, एक मैंने क्लास बना दी आपकी D.Java, और एक मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर E.Java। ये मेरी यहाँ पर 3 क्लासेस हो गई। अब यहाँ पर क्लास C सुपर क्लास हम मानेंगे, किसकी सुपर क्लास है ये D की सुपर क्लास है। तो हम यहाँ करेंगे एक्सटेंड्स D, के D को एक्सटेंड कर रही है। हम एक मल्टी हायरार्की बना रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल हायरार्किकल सिस्टम, और ये कि कुछ को एक्सटेंड कर रही है, ये क्लास C को एक्सटेंड कर रही है, मतलब C इसकी सुपर क्लास है, और यहाँ पर ये एक्सटेंड्स कर रही है
एक्सटेंड, सही तो लिखा था, एक्सटेंड ये कर रही है, डी को एक्सटेंड कर रही है। तो एक तरह से हायरार्की आपकी ये हो गई, ठीक है ना, कि आपकी सी सुपर क्लास है, उसकी सब क्लास है डी, डी की सब क्लास है यहाँ पर ई। तो आपकी ये सी क्लास हो गई, सी के नीचे क्लास आ गई आपकी डी, और डी के नीचे आपकी क्लास आ गई यहाँ पर ई। तो आपकी हायरार्की होगी। अब देखो एक सोचने वाली बात है, ये आपकी क्लास है, क्लास का नाम क्या है ए। आप इस क्लास को सेव कर लें, कंपाइल कर लें, इस क्लास को मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं। हर क्लास को एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है, इसके पास भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मतलब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फायर ही नहीं होगा। क्यों भाई, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे या जब क्लास मेमोरी के अंदर लोड करोगे तभी तो कंस्ट्रक्टर फायर होगा और तभी इस क्लास को मेमोरी मिलेगी। तो यहाँ पर इस क्लास को कोई मेमोरी मिल ही नहीं रही क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब हम चलते हैं यहाँ एक बार क्लास बी के पास। अब ये देखिए क्लास बी है यहाँ पर जो एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, मतलब क्लास ए इसकी क्या है यहाँ पर सुपर क्लास है। अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्लास बी का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास बी की क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकता है और उसके मेथड्स को भी यूज़ कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकता है, मेथड्स को भी यूज़ कर सकता है। तो जो सब क्लास है, अब जावा कंपाइलर के पास, जावा रनटाइम के पास, जेवीएम के पास ये मजबूरी हो गई कि जो क्लास बी है अगर कोई उसका ऑब्जेक्ट बनाए तो आप क्या करो, ऑटोमेटिकली पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना दो अपने आप, यूज़र बनाए ना बनाए तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना दो। क्यों? क्योंकि हमारे को इसको मेमोरी में लोड करना है इस वाली क्लास को। क्यों? क्योंकि भैया बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, बी इसकी सब क्लास है। अब वो ए क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेगा, किसी भी मेथड को कॉल कर लेगा, तो डेफिनेशन तो मेमोरी के अंदर लोड करो आप। तो अब उसके पास ज़बरदस्ती हो गई कि वो क्या करेगा, अब वो क्लास ए का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बनाएगा। तो इसका मतलब एक प्रिंसिपल हो गया कि जब भी आपकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पहले उसकी सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, सबसे लास्ट में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। देखो अब हमें ना इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हमने इसीलिए हायरार्की बनाई है सी, डी और ई। अब हम सी के अंदर क्या करते हैं, क्लास सी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डिफ़ॉल्ट मतलब नॉन पैरामीटराइज, और इसके अंदर हम आउटपुट स्टेटमेंट दे देते हैं सी कंस्ट्रक्टर कॉल, सी कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और डी क्लास में आते हैं और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, बस ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल डी कर देते हैं और यहाँ पर क्लास डी के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर आ गया। अब हमने कहा डी कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम आते हैं क्लास ई के अंदर। अब हम क्लास ई के अंदर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, बस कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे होना चाहिए, तो हमने यहाँ कह दिया ई, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कर दिया ई कंस्ट्रक्टर कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखना इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ केवल, ओ बी इज इक्वल टू न्यू ई। अब देखो इस क्लास के अंदर ना कोई मेथड है ना कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे को आपको ये प्रूव करना है कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जब कभी आपका जेवीएम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो पहले उसकी सारी सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे उसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी भी सुपर क्लास के मेथड को, किसी भी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेगा, तो वो क्लासेस इसे मेमोरी के अंदर लोड करनी पड़ेंगी। और क्लासेस मेमोरी के अंदर कब लोड होती हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही। तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट इसके बनाने ही पड़ेंगे। देखो ई की सुपर क्लास कौन सी है, डी, वो पहले डी का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, लेकिन वो देखेगा अरे भाई इसकी भी एक सुपर क्लास है सी, पहले सी का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर वो सी के पास जाएगा, अच्छा सी की कोई सुपर क्लास नहीं है तो वो पहले सी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर वो डी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर वो ई का ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर किसका फायर होगा, सी का, फिर कंस्ट्रक्टर किसका फायर होगा, डी का, और फिर कंस्ट्रक्टर फायर होगा ई का। इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि पहले आपके सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया और आपका आउटपुट देखो, आप ये देखो, सबसे पहले सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, सबसे उसके बाद डी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ, उसके बाद ई का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और सबसे बड़ी समझने वाली बात, हमने सी का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने डी का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर कब फायर होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन इस सी का कंस्ट्रक्टर फायर हो गया। हमने तो डी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर डी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। हाँ, हमने ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर किसने फायर किए हैं भाई, बिना ऑब्जेक्ट बनाए। हम कहेंगे कि ये जेवीएम ने खुद ही ऑब्जेक्ट बना लिए इसके,
और ऑब्जेक्ट बनाते समय उसे कंस्ट्रक्टर फायर करना पड़ा। क्यों फायर करना पड़ा? क्योंकि क्लास ई क्लास सी की और डी की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, किसी भी मेथड को यूज़ कर सकता है। इसलिए हमारे को इन क्लासेस को मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, और क्लासेस को मेमोरी में लोड करने का एक ही तरीका होता है कि इनके आप ऑब्जेक्ट्स बना लो। तो यूज़र बनाए ना बनाए, ये JVM आपके लिए ऑब्जेक्ट्स को बना देता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका यूज़ ऑफ सुपर विद कंस्ट्रक्टर्स, जो कि एक अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद द यूज़ ऑफ सुपर विद द कंस्ट्रक्टर्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेरी है उसको, कोई आप वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिखिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो होगा हमारा वीडियो नंबर 45, यूज़ ऑफ सुपर विद कंस्ट्रक्टर्स।